परिचय। निकोला टेस्ला का जन्म 9 जुलाई 1856 को क्रोएशिया, तब ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा में हुआ था और 7 जनवरी 1943 को उनकी मृत्यु हो गई। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने बड़ी प्रत्यावर्ती धारा इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था, जिसने बिजली के सार्वभौमिक संचरण और वितरण को संभव बनाया। टेस्ला ने ग्रास पॉलिटेक्निक में भौतिकी और गणित में अपनी पढ़ाई शुरू की और फिर प्राग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र लिया। उन्होंने बुडापेस्ट, हंगरी और बाद में फ्रांस और जर्मनी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम किया। 1888 में उनकी खोज की एक चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जा सकता है यदि समकोण पर 2 कॉइल को 90 डिग्री के चरण के बाहर बड़ी करंट की आपूर्ति की जाती है, जिससे बड़ी इंडक्शन मोटर का आविष्कार संभव हुआ। टेस्ला 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने थॉमस एडिसन के लिए काम किया, जो जल्द ही एडिसन के प्रतिद्वंद्वी बन गए क्योंकि वे घटिया डीसी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के समर्थक थे। इस दौरान टेस्ला को नियाग्रा फॉल्स में स्थापित बड़ी जनरेटर के डिज़ाइन का काम सौंपा गया था। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने अपनी इंडक्शन मोटर के पेटेंट खरीदे और इसे वेस्टिंगहाउस पावर सिस्टम का आधार बनाया, जो आज भी आधुनिक विद्युत ऊर्जा उद्योग का आधार है। उन्होंने उच्च वोल्टेज बिजली और वायरलेस संचार पर भी उल्लेखनीय शोध किया। एक बार तो उन्होंने भूकंप पैदा कर दिया था जिससे उनकी न्यूयॉर्क प्रयोगशाला के आसपास कई मील तक जमीन हिल गई थी। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली भी तैयार की जो दुनिया भर में वायरलेस संचार, फैक्स मशीन, रडार, रेडियो गाइडेड मिसाइल और विमान का पूर्वानुमान लगा सकती थी। अध्याय 1। मेरा प्रारंभिक जीवन। निकोला टेस्ला द्वारा मनुष्य का प्रगतिशील विकास आविष्कार पर बहुत हद तक निर्भर है। यह उसके सृजनात्मक मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। इसका अंतिम उद्देश्य भौतिक दुनिया पर मन की पूर्ण महारत है, प्रकृति की शक्तियों का उपयोग मानवीय आवश्यकताओं के लिए करना। यह आविष्कारक का कठिन कार्य है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और पुरस्कृत नहीं किया जाता, लेकिन उसे अपनी शक्तियों के सुखद प्रयोग और उस असाधारण विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में से एक होने के ज्ञान में पर्याप्त क्षतिपूर्ति मिलती है जिसके बिना ये जाति निर्दयी तत्वों के खिलाफ कड़वे संघर्ष में बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। अपने बारे में कहूँ तो मैंने पहले ही इस उत्तम आनंद का पूरा आनंद लिया है, इतना कि कई वर्षों तक मेरा जीवन निरंतर आनंद से कम नहीं रहा। मुझे सबसे कठिन परिश्रम करने वालों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है और शायद मैं हूँ भी, अगर विचार श्रम के बराबर है, क्योंकि मैंने अपने जागने के लगभग सभी घंटे इसी में लगाए हैं। लेकिन अगर काम को एक कठोर नियम के अनुसार निर्दिष्ट समय में एक निश्चित प्रदर्शन के रूप में व्याख्या किया जाता है, तो मैं सबसे खराब आलसी हो सकता हूँ। मजबूरी में किया गया हर प्रयास जीवन ऊर्जा के बलिदान की मांग करता है। मैंने कभी ऐसी कीमत नहीं चुकाई। इसके विपरीत मैं अपने विचारों पर ही फला फूला हूँ। अपने जीवन की इस कहानी में अपनी गतिविधियों का एक जुड़ा हुआ और विश्वसनीय विवरण देने की कोशिश में मुझे अनिच्छा से ही सही अपनी युवावस्था के प्रभावों और उन परिस्थितियों और घटनाओं पर ध्यान देना होगा जिन्होंने मेरे करियर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे शुरुआती प्रयास विशुद्ध रूप से एक कल्पना की सहज प्रेरणा होते हैं जो जीवंत और अनुशासनहीन होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तर्क खुद को मुखर करता है और हम अधिक से अधिक व्यवस्थित और डिजाइनिंग करते हैं। लेकिन वे शुरुआती आवेग, हालांकि तुरंत उत्पादक नहीं होते, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी नियति को आकार दे सकते हैं। वास्तव में अब मुझे लगता है कि अगर मैंने उन्हें दबाने के बजाय समझा और विकसित किया होता, तो मैं दुनिया को अपनी विरासत में काफ़ी मूल्य जोड़ सकता था। लेकिन जब तक मैं वयस्क नहीं हो गया, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं एक आविष्कारक था। ऐसा कई कारणों से हुआ। सबसे पहले मेरा एक भाई था जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, मानसिकता की उन दुर्लभ घटनाओं में से एक जिसे जैविक जांच से समझा पाना संभव नहीं हो पाया है। उसकी असामयिक मृत्यु ने मेरे सांसारिक माता पिता को दुखी कर दिया। मैं अपने पृथ्वी माता पिता के बारे में अपनी टिप्पणी बाद में बताऊंगा। हमारे पास एक घोड़ा था जो हमें एक प्यारे दोस्त ने उपहार में दिया था। यह अरबी नस्ल का एक शानदार जानवर था जिसमें लगभग मानवीय बुद्धि थी और पूरे परिवार द्वारा इसकी देखभाल और पालन पोषण किया जाता था,
एक बार इसने मेरे प्यारे पिता की जान असाधारण परिस्थितियों में बचाई थी। मेरे पिता को एक सर्दियों की रात को एक जरूरी काम के लिए बुलाया गया था और भेड़ियों से भरे पहाड़ों को पार करते समय घोड़ा डर गया और भाग गया, जिससे पिता को जमीन पर जोर से पटक दिया। वो खून से लथपथ और थका हुआ घर पहुंचा, लेकिन अलार्म बजने के बाद तुरंत फिर से भाग गया और घटनास्थल पर वापस आ गया, और खोज दल के दूर जाने से पहले ही वे मेरे पिता से मिले, जो होश में आ गए थे और फिर से सवार हो गए। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वे कई घंटों से बर्फ में पड़े थे। ये घोड़ा मेरे भाई की चोटों के लिए जिम्मेदार था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उस दुखद दृश्य को देखा और हालांकि इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन उस दृश्य की मेरी दृश्य छाप ने अपनी ताकत नहीं खोई है। उनकी उपलब्धियों की याद ने मेरे हर प्रयास को तुलना में नीरस बना दिया। मैंने जो कुछ भी किया वह सराहनीय था, बस मेरे माता पिता को उनके नुकसान का एहसास और अधिक तीव्र रूप से हुआ। इसलिए मैं खुद पर बहुत कम विश्वास के साथ बड़ा हुआ। लेकिन अगर मैं एक घटना के आधार पर यह आंकलन करूं, जिसकी मुझे आज भी अच्छी याद है, तो मुझे बेवकूफ़ नहीं माना जाता था। एक दिन एल्डरमैन उस गली से गुजर रहे थे, जहां मैं दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था। इन आदरणीय सज्जनों में सबसे बुजुर्ग, एक धनी नागरिक, हम में से प्रत्येक को एक चांदी का सिक्का देने के लिए रुके। मेरे पास आकर वह अचानक रुक गए और आदेश दिया, मेरी आंखों में देखो। मैंने उनकी नज़रों से नज़र मिलाई, मेरा हाथ बहुमूल्य सिक्का लेने के लिए आगे बढ़ा। जब मुझे निराशा हुई, तो उन्होंने कहा, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, तुम मुझसे कुछ नहीं पा सकते। तुम बहुत होशियार हो। वे मेरे बारे में एक मजेदार कहानी सुनाते थे। मेरी दो बूढ़ी चाची थी जिनके चेहरे पर झुर्रियां थीं। उनमें से एक के दो दांत हाथी के दांत की तरह उभरे हुए थे, जिन्हें वह हर बार मुझे चूमते समय मेरे गाल में दबा देती थी। इन स्नेही, बदसूरत रिश्तेदारों के साथ होने की संभावना से ज्यादा मुझे कोई और बात नहीं डराती थी। ऐसा हुआ कि जब मैं अपनी माँ की गोद में था, तो उन्होंने पूछा कि दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है। उनके चेहरों को ध्यान से देखने के बाद मैंने उनमें से एक की ओर इशारा करते हुए सोच समझकर जवाब दिया, ये दूसरी वाली जितनी बदसूरत नहीं है। फिर मेरे जन्म से ही मुझे पादरी के पेशे के लिए चुना गया था और यह विचार मुझे हमेशा सताता रहता था। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिता अडिग थे। वे एक अधिकारी के बेटे थे, जो महान नेपोलियन की सेना में सेवा करते थे और अपने भाई के साथ, जो एक प्रमुख संस्थान में गणित के प्रोफेसर थे, ने सैन्य शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन विलक्षण रूप से बाद में उन्होंने पादरी के पेशे को अपनाया, जिसमें उन्होंने उत्कृष्टता हासिल की। वे बहुत विद्वान व्यक्ति थे, एक सच्चे प्राकृतिक दार्शनिक, कवि और लेखक, और उनके उपदेश अब्राहम में सेंटा क्लारा के उपदेशों की तरह ही वाक्पटु थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी और वे अक्सर कई भाषाओं में लिखी गई रचनाओं को विस्तार से सुनाते थे। वे अक्सर मजाकिया अंदाज में कहते थे कि अगर कुछ क्लासिक्स खो गए हैं तो वे उन्हें फिर से बना सकते हैं। उनकी लेखन शैली की बहुत प्रशंसा की जाती थी। वे छोटे और संक्षिप्त वाक्य लिखते थे और बुद्धि और व्यंग्य से भरे होते थे। उनके द्वारा की गई हास्यपूर्ण टिप्पणियां हमेशा अनोखी और विशिष्ट होती थीं। उदाहरण के लिए, मैं एक या दो उदाहरण देना चाहूँगा। सहायकों में एक व्यक्ति भी था जिसका नाम माने था और वह खेत में काम करने के लिए नियुक्त था। एक दिन वह लकड़ी काट रहा था। जब वह कुल्हाड़ी घुमा रहा था, तो मेरे पिता, जो पास में खड़े थे और बहुत असहज महसूस कर रहे थे, ने उसे सावधान किया, भगवान के लिए माने, तुम जिस चीज को देख रहे हो उस पर वार मत करो, बल्कि उस पर वार करो जिसे तुम मारना चाहते हो। एक बार जब वे अपने एक मित्र को कार से बाहर ले जा रहे थे, तो उन्होंने लापरवाही से अपने महंगे फर कोट को गाड़ी के पहिए पर रगड़ने दिया। मेरे पिता ने उन्हें ये याद दिलाते हुए कहा, अपना कोट अंदर खींचो, तुम मेरे टायर को खराब कर रहे हो। उसे खुद से बात करने की अजीब आदत थी और वह अक्सर जोश से भरी बातचीत करता और अपनी आवाज़ का लहजा बदलते हुए गर्मागर्म बहस में शामिल हो जाता। एक साधारण श्रोता को शायद ऐसा लगता कि कमरे में कई लोग मौजूद हैं। हालांकि मुझे अपनी माँ के प्रभाव का ही श्रेय लेना चाहिए कि मेरे पास जो भी आविष्कार करने की क्षमता है, वह मेरी माँ की ही देन है।
लेकिन उन्होंने मुझे जो प्रशिक्षण दिया वह निश्चित रूप से मददगार रहा होगा। इसमें सभी तरह के अभ्यास शामिल थे, जैसे एक दूसरे के विचारों का अनुमान लगाना, किसी अभिव्यक्ति के दोष खोजना, लंबे वाक्यों को दोहराना या मानसिक गणना करना। ये दैनिक पाठ स्मृति और तर्क को मजबूत करने और विशेष रूप से आलोचनात्मक समझ विकसित करने के उद्देश्य से थे और निस्संदेह बहुत फायदेमंद थे। मेरी माँ देश के सबसे पुराने परिवारों में से एक और आविष्कारकों की एक पंक्ति से आती हैं। उनके पिता और दादा दोनों ने घरेलू, कृषि और अन्य उपयोगों के लिए कई औजारों का आविष्कार किया। वह वास्तव में एक महान महिला थी। वह असाधारण कौशल, साहस और धैर्य की धनी थी, जिसने जीवन के तूफानों का डटकर सामना किया था और कई कठिन अनुभवों से गुजरी थी। जब वह 16 वर्ष की थी तो देश में एक भयंकर महामारी फैल गई थी। उसके पिता को मरने वालों को अंतिम संस्कार देने के लिए बुलाया गया था और उनकी अनुपस्थिति में वह अकेले ही एक पड़ोसी परिवार की सहायता के लिए गई थी जो भयानक बीमारी से पीड़ित था। उसने शवों को नहलाया, कपड़े पहनाए और उन्हें देश की परंपरा के अनुसार फूलों से सजाया, और जब उसके पिता वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि ईसाई अंतिम संस्कार के लिए सब कुछ तैयार था। मेरी माँ प्रथम श्रेणी की आविष्कारक थी और मेरा मानना है कि अगर वह आधुनिक जीवन और इसके कई गुना अवसरों से इतनी दूर न होती तो उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया होता। उन्होंने सभी प्रकार के औजारों और उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया और अपने द्वारा काटे गए धागे से बेहतरीन डिजाइन बुने। उन्होंने बीज भी बोए, पौधे उगाए और रेशों को खुद ही अलग किया। वह दिन निकलने से लेकर देर रात तक अथक परिश्रम करती रहीं और घर के ज्यादातर पहनने के कपड़े और साज सज्जा उनके हाथों की देन थी। जब वह 60 साल की हो गईं, तब भी उनकी उंगलियां इतनी फुर्तीली थीं कि वे एक पलक में 3 गांठें बांध सकती थीं। मेरे देर से जागने का एक और भी महत्वपूर्ण कारण था। बचपन में मुझे छवियों के दिखने के कारण एक अजीबोगरीब बीमारी थी, अक्सर प्रकाश की तेज चमक के साथ, जो वास्तविक वस्तुओं को देखने में बाधा डालती थी और मेरे विचारों और कार्यों में बाधा डालती थी। वे उन चीज़ों और दृश्यों की तस्वीरें थीं जिन्हें मैंने वास्तव में देखा था, कभी भी कल्पना नहीं की थी। जब कोई शब्द मुझसे बोला जाता था तो उस वस्तु की छवि मेरे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी और कभी-कभी मैं ये भेद करने में असमर्थ हो जाता था कि मैंने जो देखा वह मूर्त है या नहीं। इससे मुझे बहुत असुविधा और चिंता होती थी। मनोविज्ञान या शरीर विज्ञान के जिन छात्रों से मैंने परामर्श किया, उनमें से कोई भी कभी भी इन घटनाओं को संतोषजनक ढंग से नहीं समझा सका। ऐसा लगता है कि वे अनोखी थीं, हालांकि मैं शायद पहले से ही इसके प्रति संवेदनशील था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाई को भी ऐसी ही परेशानी हुई थी। मैंने जो सिद्धांत तैयार किया है वह ये है कि ये छवियां अत्यधिक उत्तेजना के दौरान मस्तिष्क से रेटिना पर होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया का परिणाम थीं। वे निश्चित रूप से ऐसे मतिभ्रम नहीं थे जैसे कि बीमार और दुखी दिमाग में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अन्य मामलों में मैं सामान्य और शांत था। मेरी परेशानी का अंदाजा लगाने के लिए मान लीजिए कि मैंने कोई अंतिम संस्कार या ऐसा ही कुछ नर्वस करने वाला तमाशा देखा है। रात के सन्नाटे में उस दृश्य की एक ज्वलंत तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाएगी और उसे दूर करने के मेरे सभी प्रयासों के बावजूद बनी रहेगी। अगर मेरी व्याख्या सही है तो किसी भी वस्तु की छवि को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करना और उसे दृश्यमान बनाना संभव होना चाहिए। ऐसी प्रगति सभी मानवीय संबंधों में क्रांति ला देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह चमत्कार आने वाले समय में पूरा हो सकता है और होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सोचा है। मैं अपने मन में देखी गई ऐसी तस्वीर को दूसरे कमरे में बैठे दूसरे व्यक्ति के मन में प्रतिबिंबित करने में कामयाब रहा हूँ। खुद को इन पीड़ादायक दृश्यों से मुक्त करने के लिए मैंने अपने मन को किसी और चीज़ पर केंद्रित करने की कोशिश की जो मैंने देखी थी, और इस तरह से मैं अक्सर अस्थायी राहत पा लेता था, लेकिन इसे पाने के लिए मुझे लगातार नई छवियों को बनाना पड़ता था। कुछ ही समय में मैंने पाया कि मैंने अपने आदेश पर सभी को समाप्त कर दिया है। मेरी रील खत्म हो गई थी क्योंकि मैंने दुनिया को बहुत कम देखा था, केवल अपने घर और आसपास की वस्तुओं को देखा था। जब मैंने अपनी दृष्टि से दृश्यों को भगाने के लिए दूसरी या तीसरी बार ये मानसिक क्रियाएं की, तो उपाय धीरे धीरे अपनी सारी ताकत खो देता था।
फिर मैं सहज रूप से उस छोटी दुनिया की सीमाओं से परे भ्रमण करने लगा, जिसके बारे में मुझे जानकारी थी, और मैंने नए दृश्य देखे। ये पहले बहुत धुंधले और अस्पष्ट थे, और जब मैंने उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की तो वे दूर हो गए। वे ताकतवर होते गए और स्पष्टता और अंततः वास्तविक चीजों की ठोसता को ग्रहण किया। मुझे जल्द ही पता चला कि मेरा सबसे अच्छा आराम तब प्राप्त होता है जब मैं बस अपनी दृष्टि में आगे और आगे बढ़ता हूँ, हर समय नए इंप्रेशन प्राप्त करता हूँ, और इसलिए मैंने यात्रा करना शुरू कर दिया, बेशक मेरे दिमाग में। हर रात और कभी कभी दिन के दौरान जब मैं अकेला होता तो मैं अपनी यात्रा शुरू करता, नई जगहों, शहरों और देशों को देखता, वहाँ रहता, लोगों से मिलता और दोस्ती और परिचित बनाता। और हालांकि अविश्वसनीय, यह एक तथ्य है कि वे मेरे लिए वास्तविक जीवन में जितने प्रिय थे और उनकी अभिव्यक्तियों में थोड़ा कम तीव्र नहीं था। मैं 17 साल की उम्र तक लगातार यही करता रहा, जब मेरे विचार आविष्कार की ओर मुड़ गए। फिर मैंने पाया कि मैं बहुत आसानी से कल्पना कर सकता हूँ। मुझे किसी मॉडल, रेखाचित्र या प्रयोग की जरूरत नहीं थी। मैं अपने मन में उन सभी को वास्तविक रूप में चित्रित कर सकता था। इस प्रकार मैं अनजाने में ही आविष्कारशील अवधारणाओं और विचारों को मूर्त रूप देने की एक नई विधि विकसित करने के लिए प्रेरित हुआ, जो विशुद्ध रूप से प्रयोगात्मक विधि के बिल्कुल विपरीत है और मेरी राय में ये पहले से कहीं ज्यादा तेज और कुशल है। जिस क्षण कोई व्यक्ति किसी अपरिष्कृत विचार को व्यवहार में लाने के लिए कोई उपकरण बनाता है, वह खुद को अनिवार्य रूप से उपकरण के विवरण में उलझा हुआ पाता है। जैसे जैसे वह सुधार और पुनर्निर्माण करता जाता है, उसकी एकाग्रता की शक्ति कम होती जाती है और वह महान अंतर्निहित सिद्धांत को भूल जाता है। परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन हमेशा गुणवत्ता की बलि देकर। मेरा तरीका अलग है। मैं वास्तविक कार्य में जल्दबाजी नहीं करता। जब मुझे कोई विचार आता है तो मैं तुरंत अपनी कल्पना में उसे बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं निर्माण को बदलता हूँ, सुधार करता हूँ और अपने दिमाग में उपकरण को संचालित करता हूँ। यह मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि मैं अपने टरबाइन को विचारों में चलाता हूँ या अपनी दुकान में इसका परीक्षण करता हूँ। मैं ये भी देखता हूँ कि यह संतुलन से बाहर है या नहीं। कोई भी अंतर नहीं है, परिणाम समान है। इस तरह मैं किसी भी चीज को छुए बिना किसी अवधारणा को तेजी से विकसित और पूर्ण करने में सक्षम हूँ। जब मैं आविष्कार में हर संभव सुधार को शामिल करने की हद तक पहुँच जाता हूँ जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ और कहीं भी कोई दोष नहीं देखता, तो मैं अपने मस्तिष्क के इस अंतिम उत्पाद को ठोस रूप देता हूँ। हमेशा मेरी डिवाइस वैसे ही काम करती है जैसा मैंने सोचा था, और प्रयोग बिल्कुल वैसा ही निकलता है जैसा मैंने योजना बनाई थी। 20 सालों में एक भी अपवाद नहीं हुआ है। ऐसा क्यों होना चाहिए? इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के नतीजे सकारात्मक हैं। शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसकी पहले से उपलब्ध सैद्धांतिक और व्यावहारिक डेटा से जांच न की जा सके। एक अपरिष्कृत विचार को व्यवहार में लाना, जैसा कि आमतौर पर किया जाता है, मेरा मानना है कि ऊर्जा, धन और समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि मेरे शुरुआती कष्ट का एक और प्रतिफल था। निरंतर मानसिक परिश्रम ने मेरी अवलोकन शक्ति को विकसित किया और मुझे बहुत महत्वपूर्ण सत्य की खोज करने में सक्षम बनाया। मैंने देखा था कि छवियों का प्रकट होना हमेशा अजीबोगरीब और आमतौर पर बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में दृश्यों के वास्तविक दर्शन से पहले होता था, और मैं हर बार मूल आवेग का पता लगाने के लिए प्रेरित होता था। कुछ समय बाद ये प्रयास लगभग स्वचालित हो गया और मुझे कारण और प्रभाव को जोड़ने में बहुत सुविधा हुई। जल्द ही मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे द्वारा सोचे गए हर विचार का सुझाव एक बाहरी प्रभाव द्वारा दिया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि मेरे सभी कार्य इसी तरह से प्रेरित थे। समय के साथ यह मेरे लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि मैं केवल एक स्वचालन था जो इंद्रियों की उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने और तदनुसार सोचने और कार्य करने की शक्ति से संपन्न था। इसका व्यावहारिक परिणाम टेलीऑटोमेटिक्स की कला थी जिसे अब तक केवल अपूर्ण तरीके से ही अंजाम दिया गया है। हालांकि इसकी अव्यक्त संभावनाएं अंततः दिखाई देंगी।
मैं कई वर्षों से स्वनियंत्रित ऑटोमेटा की योजना बना रहा हूं और मेरा मानना है कि ऐसे तंत्र बनाए जा सकते हैं जो एक सीमित सीमा तक तर्क से काम करेंगे और कई वाणिज्यिक और औद्योगिक विभागों में क्रांति लाएंगे। मैं लगभग 12 वर्ष का था जब मैंने पहली बार अपनी इच्छाशक्ति से अपनी दृष्टि से एक छवि को हटाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन मेरे पास कभी भी प्रकाश की चमक पर कोई नियंत्रण नहीं था। मैंने उल्लेख किया है, वे शायद मेरे सबसे अजीब और सबसे अकथनीय अनुभव थे। वे आमतौर पर तब होते थे जब मैं खुद को किसी खतरनाक या परेशान करने वाली स्थिति में पाता था या जब मैं बहुत उत्साहित होता था। कुछ उदाहरणों में मैंने अपने आसपास की सारी हवा को जीवित ज्वाला की जीभों से भरा हुआ देखा है। उनकी तीव्रता कम होने के बजाय समय के साथ बढ़ती गई और जब मैं लगभग 25 वर्ष का था तब यह अधिकतम हो गई। 1883 में पेरिस में रहते हुए एक प्रमुख फ्रांसीसी निर्माता ने मुझे शूटिंग अभियान के लिए निमंत्रण भेजा जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। मैं लंबे समय से कारखाने तक ही सीमित था और ताज़ी हवा ने मुझ पर एक अद्भुत स्फूर्तिदायक प्रभाव डाला। उस रात शहर लौटने पर मुझे एक सकारात्मक अनुभूति हुई कि मेरे मस्तिष्क में आग लग गई है। मैं एक प्रकाश था जैसे कि एक छोटा सूरज उसमें स्थित था और मैंने पूरी रात अपने कष्टग्रस्त सिर पर ठंडी पट्टियां लगाते हुए बिताई। अंततः चमक की आवृत्ति और बल में कमी आई लेकिन पूरी तरह से शांत होने में 3 सप्ताह से अधिक समय लगा। जब मुझे दूसरा निमंत्रण दिया गया तो मेरा उत्तर एक जोरदार नहीं था। ये चमकदार घटनाएं समय समय पर खुद को प्रकट करती हैं, जैसे कि जब कोई नया विचार संभावनाओं को खोलता हुआ मेरे मन में आता है, लेकिन वे अब रोमांचक नहीं हैं, अपेक्षाकृत कम तीव्रता के होने के कारण। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मैं हमेशा सबसे पहले बहुत गहरे और एकसमान नीले रंग की पृष्ठभूमि देखता हूं, जो एक स्पष्ट लेकिन तारों रहित रात के आकाश से अलग नहीं है। कुछ सेकंड में यह क्षेत्र हरे रंग के असंख्य जगमगाते गुच्छों से सजीव हो जाता है, जो कई परतों में व्यवस्थित होते हैं और मेरी ओर बढ़ते हैं। फिर दाईं ओर समानांतर और निकट दूरी वाली 2 प्रणालियों का एक सुंदर पैटर्न दिखाई देता है, जो एक दूसरे के समकोण पर पीले, हरे और सुनहरे रंग के साथ सभी प्रकार के रंगों में होते हैं। इसके तुरंत बाद रेखाएं चमकने लगती हैं और पूरा क्षेत्र टिमटिमाती रोशनी के बिंदुओं से घिर जाता है। ये चित्र दृष्टि के क्षेत्र में धीरे धीरे चलता है और लगभग 10 सेकंड में बाईं ओर गायब हो जाता है। दूसरे चरण तक पहुंचने तक अप्रिय और निष्क्रिय ग्रे रंग का एक मैदान पीछे छोड़ देता है। हर बार सोने से पहले व्यक्तियों या वस्तुओं की छवियां मेरे सामने आती हैं। जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि मैं बेहोश होने वाला हूं। अगर वे अनुपस्थित हों और आने से मना कर दें, तो इसका मतलब है कि मेरी रात की नींद हराम हो गई है। मेरे शुरुआती जीवन में कल्पना ने किस हद तक भूमिका निभाई, मैं एक और अजीब अनुभव से समझा सकता हूँ। ज्यादातर बच्चों की तरह मुझे भी उछलने कूदने का शौक था और हवा में खुद को सहारा देने की तीव्र इच्छा मेरे अंदर पैदा हुई। कभी कभी पहाड़ों से ऑक्सीजन से भरपूर तेज हवा चलती थी, जिससे मेरा शरीर कॉक की तरह हल्का हो जाता था और फिर मैं बहुत देर तक अंतरिक्ष में उछलता और तैरता रहता था। यह एक सुखद अनुभूति थी और जब बाद में मैंने खुद को धोखा दिया तो मेरी निराशा बहुत ज्यादा थी। उस दौरान मैंने कई अजीबोगरीब पसंद, नापसंद और आदतें विकसित की, जिनमें से कुछ का कारण मैं बाहरी प्रभाव मानता हूं जबकि कुछ का कोई हिसाब नहीं है। मुझे महिलाओं के कानों के झुमके से बहुत नफरत थी, लेकिन दूसरे आभूषण जैसे कंगन मुझे कमोबेश डिजाइन के हिसाब से पसंद थे। मोती को देखकर मुझे लगभग चक्कर आ जाता था, लेकिन मैं क्रिस्टल या नुकीले किनारों और समतल सतह वाली चीजों की चमक से मोहित था। मैं दूसरों के बालों को रिवॉल्वर की नोक पर ही छूता था। आड़ू को देखकर मुझे बुखार आ जाता था और अगर घर में कहीं कपूर का टुकड़ा होता तो मुझे बहुत बेचैनी होती। मैं अब भी इन परेशान करने वाले आवेगों के प्रति असंवेदनशील नहीं हूँ। जब मैं तरल पदार्थ से भरे बर्तन में कागज के छोटे छोटे टुकड़े डालता हूँ, तो मुझे हमेशा अपने मुंह में एक अजीब और भयानक स्वाद महसूस होता है। मैं अपने चलने के दौरान कदमों की गिनती करता था और सूप की प्लेटों, कॉफी के प्यालों और खाने के टुकड़ों की घनाकार सामग्री की गणना करता था, अन्यथा मेरा भोजन अप्रिय होता था।
मेरे द्वारा किए गए सभी दोहराए गए कार्य या ऑपरेशन 3 से विभाज्य होने चाहिए थे और अगर मैं चूक जाता था तो मुझे ये सब फिर से करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, भले ही इसमें घंटों लगें। 8 साल की उम्र तक मेरा चरित्र कमजोर और अस्थिर था। मेरे पास दृढ़ निश्चय करने के लिए न तो साहस था और न ही शक्ति। मेरी भावनाएं लहरों और उफानों के रूप में आती थीं और लगातार चरम सीमाओं के बीच बदलती रहती थीं। मेरी इच्छाएं विनाशकारी शक्ति वाली थीं और हाइड्रा के सिरों की तरह वे कई गुना बढ़ जाती थीं। मैं जीवन और मृत्यु में दर्द और धार्मिक भय के विचारों से पीड़ित था। मैं अंधविश्वास से प्रभावित था और बुरी आत्माओं, भूतों और राक्षसों और अंधेरे के अन्य अपवित्र राक्षसों के निरंतर भय में रहता था। फिर अचानक एक जबरदस्त बदलाव आया जिसने मेरे पूरे अस्तित्व की दिशा बदल दी। सभी चीजों में से मुझे किताबें सबसे ज्यादा पसंद थीं। मेरे पिता के पास एक बड़ी लाइब्रेरी थी और जब भी मैं समय निकाल पाता, मैं पढ़ने के अपने शौक को पूरा करने की कोशिश करता। उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी और जब भी वे मुझे ऐसा करते हुए पकड़ते तो वे गुस्से से भड़क उठते। जब उन्हें पता चलता कि मैं छिपकर पढ़ रहा हूँ तो वे मोमबत्तियाँ छिपा देते। वे नहीं चाहते थे कि मैं अपनी आंखें खराब करूं, लेकिन मैंने चर्बी जुटाई, बत्ती बनाई और लकड़ियों को टिन के सांचे में ढाला और हर रात मैं चाबी के छेद और दरारों को साफ करके पढ़ता, अक्सर भोर तक, जब बाकी सब सो जाते और मेरी माँ अपना कठिन दैनिक कार्य शुरू कर देती। एक बार मुझे आओफी अबा का बेटा नामक उपन्यास मिला, जो हंगरी के एक प्रसिद्ध लेखक जोसिक का सब्याय अनुवाद था। इस काम ने किसी तरह मेरी इच्छा शक्ति को जगा दिया और मैंने आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहले तो मेरे संकल्प अप्रैल में बर्फ की तरह फीके पड़ गए, लेकिन कुछ ही समय में मैंने अपनी कमजोरी पर विजय पा ली और एक ऐसा आनंद महसूस किया जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था कि मैं जो चाहता हूँ वही कर सकता हूँ। समय के साथ यह कठोर मानसिक व्यायाम स्वभाव से दूसरे स्थान पर आ गया। शुरू में मेरी इच्छाओं को दबाना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इच्छा और इच्छा एक समान हो गई। कई वर्षों तक इस तरह के अनुशासन के बाद मैंने खुद पर इतना नियंत्रण पा लिया कि मैं उन भावनाओं से खेलने लगा जो कई ताकतवर लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई हैं। एक निश्चित उम्र में मुझे जुआ खेलने की लत लग गई, जिससे मेरे माता पिता बहुत परेशान हो गए। ताश खेलना मेरे लिए आनंद का सार था। मेरे पिता ने एक आदर्श जीवन जिया और वे मेरे समय और पैसे की व्यर्थ बर्बादी को माफ नहीं कर सकते थे। मेरा दृढ़ संकल्प था, लेकिन मेरा दर्शन गलत था। मैं उनसे कहता, मैं जब चाहूँ रुक सकता हूँ, लेकिन क्या वह त्यागना उचित है जिसे मैं स्वर्ग के आनंद से खरीद सकता हूँ? कई मौकों पर वे अपना गुस्सा और घृणा प्रकट करते थे, लेकिन मेरी माँ अलग थी। वे पुरुषों के चरित्र को समझती थीं और जानती थीं कि किसी का उद्धार केवल उसके अपने प्रयासों से ही हो सकता है। मुझे याद है, एक दोपहर जब मैंने अपना सारा पैसा खो दिया था और खेलने के लिए तरस रहा था, वह मेरे पास नोटों का एक रोल लेकर आए और बोली, जाओ और मौज करो। जितनी जल्दी तुम अपना सब कुछ खो दोगे उतना ही अच्छा होगा। मुझे पता है कि तुम इससे उबर जाओगे। वह सही थी। मैंने उसी समय अपने जुनून पर विजय पा ली और केवल इस बात का अफसोस किया कि यह 100 गुना मजबूत नहीं था। मैंने न केवल इसे पराजित किया बल्कि इसे अपने दिल से निकाल दिया ताकि इच्छा का एक भी निशान न बचे। उस समय से मैं जुए के किसी भी रूप के प्रति उतना ही उदासीन हो गया हूँ जितना कि दांत साफ करने के प्रति। एक और समय के दौरान मैंने अत्यधिक धूम्रपान किया, जिससे मेरा स्वास्थ्य खराब होने का खतरा था। फिर मेरी इच्छा शक्ति ने खुद को मजबूत किया और मैंने न केवल धूम्रपान करना बंद कर दिया बल्कि सभी प्रवृत्तियों को नष्ट कर दिया। बहुत पहले मुझे दिल की बीमारी थी, जब तक मुझे पता नहीं चला कि यह हर सुबह मेरे द्वारा पी जाने वाली मासूम कॉफ़ी के कारण था। मैंने तुरंत धूम्रपान करना बंद कर दिया, हालांकि मैं मानता हूं कि यह आसान काम नहीं था। इस तरह मैंने अन्य आदतों और जुनूनों पर लगाम लगाई और न केवल अपने जीवन को बचाया बल्कि उस चीज़ से बहुत संतुष्टि प्राप्त की जिसे अधिकांश लोग अभाव और त्याग मानते हैं। पॉलिटेक्निक संस्थान और विश्वविद्यालय में पढ़ाई समाप्त करने के बाद
मैं पूरी तरह से नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति में पहुंच गया और जब तक ये बीमारी रही मैंने कई अजीब और अविश्वसनीय घटनाएं देखीं।